अब इसमें देखते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का। समकालीन भारत और शिक्षा, इसमें यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पहला देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कालिक शिक्षा नीति, इस चैप्टर का नाम है भारत में स्वतंत्रता से पूर्वकालिक यानी पूर्वकालीन शिक्षा नीति। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर कुछ ना कुछ इसमें से आता है, चाहे लघु है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो बहुविकल्पीय होते हैं, कोई सा भी या लॉन्ग आंसर एक न एक जरूर आता है। देखते हैं इसका। मैकाले की विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को नया दिशा यानी एक नई दिशा प्रदान की। आलोचना कीजिए 16 में। वैसे तो यह हर साल बोला जाता है, कुछ ना कुछ अवश्य आता है इसमें से। अथवा मैकाले की विवरण पत्र 1835 का विस्तृत उल्लेख कीजिए। इसे निम्नलिखित वांछनीकरण अथवा निश्चय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक शॉर्ट आंसर इसी में से दिया है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि शॉर्ट आंसर नहीं करवाया गया है। इसी उत्तर से आप उसका यानी उस प्रश्न का उत्तर देख लेना। और आगे दिया है, अथवा भारत में आधुनिक शिक्षा लाने का श्रेय मैकाले को दिया जाता है, टिप्पणी कीजिए। इसमें देखते हैं उत्तर में देखते हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बैटिंग का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता था। इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। फिर उसने मैकाले से सन 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा अन्य विवादग्रस्त विषयों से संबंधित में कानून सलाह देने का अनुरोध किया। साथ ही उसने समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञापत्र की उक्त धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया। फिर उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को बैटिंग के पास भेज दिया। मैकाले की विवरण पत्र की 2 प्रमुख अंशों का वर्णन निम्न प्रकार है, जिसमें देखते हैं। पहला इसमें पॉइंट है 43वीं धारा की व्याख्या। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की, जिसमें पहला है साहित्य। शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है। अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार भी व्यय कर सकती है।
तीसरा है भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। आगे देखते हैं इसमें। आगे दिया इसमें दूसरे पॉइंट में अंग्रेजी के पक्ष में तर्क। आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का खंडन और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। सबसे पहले मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतया निरर्थक बताते हुए लिखा, भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक कथा वैज्ञानिक ज्ञानकोश का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गंवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा। भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी तथा संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को इतनी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और उसके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट है अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी तटों में व्यापार की भाषा बन सकती है। दूसरा है अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है। अब देखते हैं मैकाले का शिक्षा का निषेधन सिद्धांत, निम्नवत छन्नीकरण का सिद्धांत। अब देखते हैं पहला पॉइंट इसमें। सिद्धांत का अर्थ अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निषेधन अर्थात छानने की क्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी, अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए आर्थर मेहू ने कहा, शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। आगे सिद्धांत के समर्थक। निषेधन सिद्धांत के समर्थकों में थे ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य
फ्रांसिस बर्डन कंपनी के संचालक और मैकाले ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने निषेधन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया और 24 नवंबर सन 1839 के अपने विवरण पत्र द्वारा घोषित की। सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति क्षण क्षण कर जनसाधारण तक पहुँचेगी। चौथा पॉइंट है, अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों पर रुचियों, नैतिकता और वैधता में अंग्रेज होगा यानी। आगे दिया है 5वां पॉइंट, भारतवासी अरबी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित है। जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से रूस में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। 7वां पॉइंट, भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है और इनको बंद कर दिया जाए। इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की सृष्टि की जाए। अंग्रेजी भाषा का यशगान और समर्थन करते हुए मैकाले ने कहा, अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों में रचना की है, जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। आगे इसमें बैटिंग द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति 1835। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। फिर 7 मार्च सन 1835 को एक विज्ञप्ति द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीति को इन शब्दों में घोषित किया, शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में अचानक परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। टी.एन. सिक्चेरा के शब्दों में, इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी। निश्चित नीति की प्रथम सरकारी योजना थी।